नमस्कार, मैं मौसम कुमार। मौसम करंट अफेयर्स के क्लास में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। तो मैंने हिंदी का एक टॉपिक लेकर के आया है, इंटर हिंदी व्याकरण 2026। इंटर के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें कि 100 महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का महामैराथन रखा गया है। ये जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास को पढ़ने के बाद व्याकरण में आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। एक क्लास में सब खल्लास, एक क्लास सब खल्लास। तो चलिए आते हैं हम लोग सीधे पहले प्रश्न की ओर। ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास अपलोड कर दी गई है व्याकरण की, जिसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो ठीक, चलते हैं हम लोग बिना समय गंवाए सीधे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, यानी कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल शब्द का पर्यायवाची होगा आग। अनल शब्द का पर्यायवाची आग। अनल का अन्य पर्यायवाची है अग्नि, आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। तो ये सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है अनल का। अगला प्रश्न, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीव। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चिरंजीव होगा। अगला प्रश्न, आप लोग प्रश्न को दोहराते चलें अपने आप में, या फिर 1 से 100 तक संख्या लिख लें और एक टेस्ट के रूप में इस क्लास को लें और अपना अंक जो है वो जांच करें कि कितना नंबर आया है 100 प्रश्न में। बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची दुख, परेशानी, बवाल, आसानी। तो इसमें क्या होगा? आंसर दें। तो इसमें आंसर होगा बवाल। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बवाल होगा। अगला प्रश्न, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। डरावना। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भयानक। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भयानक होगा। अगला प्रश्न, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वसन। वसन। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है वसन। अगला प्रश्न, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े ही हैं, अग्नि, आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। अगला प्रश्न, नागर। नागर शब्द का पर्यायवाची है। नागर शब्द का पर्यायवाची क्या है? नागर शब्द का पर्यायवाची होगा चतुर। नागर शब्द का पर्यायवाची है चतुर। अब है गंगा का। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी। अगला प्रश्न, देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची क्या है? तो देवता का पर्यायवाची है देव। देवता का पर्यायवाची देव। देव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? आप लोग बताएं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि। शशि, चंद्र, चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची है। तो हाथी का पर्यायवाची क्या है? तो हाथी का पर्यायवाची है गज, पंकज, कमल, या इनमें से कोई नहीं। तो हाथी का पर्यायवाची होगा गज। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची है पंकज। पंकज, सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची पंकज। अगला प्रश्न, नारी का पर्यायवाची है। तो नारी का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें नारी का पर्यायवाची है औरत। औरत है नारी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या है? इसमें जवाब दे दोस्तों। समुद्र का पर्यायवाची है सिंधु। सिंधु जो है समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? तो पत्नी का पर्यायवाची है भार्या। भार्या, दारा, गृहिणी, ये सभी जो है पत्नी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, तुरंत इस प्रश्न का आंसर देते चले और अपना नंबर निर्धारित करें कि इस क्लास में आपको कितना नंबर आया है। अगला प्रश्न है, संध्या शब्द का विलोम क्या है? अब है विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संध्या का विलोम जो है क्या है? तो संध्या का विलोम है प्रातः। प्रातः जो है संध्या का विलोम है। अगला प्रश्न, दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित शब्द का विलोम, शब्द से ही क्लियर हो रहा है, दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ। अगला प्रश्न,
ईमानदार का विलोम क्या है? ये सब तो खैर बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कठिन प्रश्न का भी संग्रह किया गया है, आगे जरूर देखने को मिलेगा। तो बेईमान, ईमानदार शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा? बेईमान। ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण, आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण। आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनावरण। अगला प्रश्न, ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? ऊंच शब्द का विलोम, ऊंच शब्द का विलोम हो जाएगा नीच। ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नीच। ऊंच शब्द का विलोम नीच। कोमल का विलोम कठोर। ठीक। अगला प्रश्न, अरे यार इस प्रश्न का तो चर्चा किया गया है तुरंत ही। कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। अगला प्रश्न, आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाताल। आकाश शब्द का विलोम पाताल। आकाश शब्द का विलोम पाताल। अगला प्रश्न, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार शब्द का विलोम हो जाएगा दंड। पुरस्कार शब्द का विलोम दंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, खड़ा का विलोम है। खड़ा का विलोम क्या है? तो खड़ा का विलोम हो जाएगा परा, यानी कि जो खड़ा है उसका विपरीत हो जाएगा परा। अब है उदंड का विलोम क्या होगा? उदंड, उदंड का विलोम हो जाएगा विनम्र। नहीं कहा जाता है वो आदमी तो उदंड है, लेकिन उसके विपरीत में कहा जाता है वो आदमी बहुत ही विनम्र है। ठीक। तो उदंड का विलोम उदंड का विलोम विनम्र। उदंड विनम्र। अगला प्रश्न, साकार का विलोम है। साकार का विलोम निराकार। साकार का विलोम निराकार। साकार का विलोम निराकार। निंदा का विलोम, निंदा का विलोम हो जाएगा प्रशंसा। निंदा का विलोम प्रशंसा, यानी कि वो मेरी निंदा कर रहा था लेकिन मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था, यानी कि दोनों विलोम है एक दूसरे के। अगला प्रश्न, अनुराग का विलोम है अनुराग। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम है विराग। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा। ठीक। अगला प्रश्न, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान दोस्तों, जैसे देखिए इसका उच्चारण म, दोनों ओष्ठ एक दूसरे से मिल रहा है तो इसका उच्चारण हो जाएगा ओष्ठ। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, यानी कि प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब है य, र, ल, व कौन व्यंजन है? तो य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए इसको बार बार दोहराएं। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आंसर दीजिए आप लोग। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है 5 है। देखिए दोस्तों, सभी वर्ग जो है क से प वर्ग तक जो है, इसमें सभी जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी कि सभी पाँचवां जो है वो सब क्या है? अनुनासिक वर्ण है। इसीलिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला प्रश्न, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान अभी मैंने तुरंत बताया है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप एक सीरीज याद कर लें, क, च, ट, त, प, 5 हो गया। अब इसका ट्रिक कं, ता, मु, दा, ओ, यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, कन, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य, उसके बाद क, च, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुख, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुख हो जाएगा। उसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब का उच्चारण स्थान क्या है?
ब का उच्चारण स्थान क्या है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं प फ ब भ म, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह यानी कि कहा जाता है कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। विराम चिन्ह जो है ये कौन सा है? योजक चिन्ह है। ये जो चिन्ह दिया गया है इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न, इसको देख लें। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये, अल्प विराम का चिन्ह होता है ये, और प्रश्नवाचक चिन्ह का होता है ये। ठीक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण है थ। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो होता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी जो होता है सघोष होता है। ठीक। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी हो जाता है घोष। घोष या सघोष कह सकते हैं इसे। अगला प्रश्न, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना शब्द में जो प्रत्यय है वो है ना प्रत्यय। वंदना में ना प्रत्यय। प्रत्यय हम उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या नयापन ला देता है, तो वो हो गया प्रत्यय, और वंदना शब्द में ना प्रत्यय है। अगला प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्रियाद्योतक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रियाद्योतक कृदंत। ठीक। अगला प्रश्न, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा, तो लुटेरा में प्रत्यय है एरा प्रत्यय। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। अब है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में प्रत्यय है इत प्रत्यय। आनंदित में इत प्रत्यय है। ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है दोस्तों। इसे यदि आप अच्छी तरह से पढ़ के चले जाते हैं तो इंटर में शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूटे। जितना भी सवाल पूछा जाएगा सब का सब प्रश्न आप बहुत ही सही उत्तर और सटीक देंगे। अगला प्रश्न, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में है आई प्रत्यय। चतुर प्लस आई, चतुराई। अगला प्रश्न, नकलची शब्द में प्रत्यय है नकलची। नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नकलची शब्द में प्रत्यय है ची प्रत्यय। नकलची में कौन सा प्रत्यय है? ची प्रत्यय है। अगला प्रश्न, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय है वो है इत प्रत्यय। अंकुरित में इत प्रत्यय। अब है महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। महिमा में कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय। अब है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक में अक प्रत्यय है। रक्षक में अक प्रत्यय। अगला प्रश्न, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय है वो है आना प्रत्यय। जुर्म प्लस आना जुर्माना। जुर्म प्लस आना जुर्माना। अब है अगला प्रश्न, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पंकिल शब्द में इल प्रत्यय है। पंकिल शब्द में इल प्रत्यय है, न कि ल प्रत्यय बल्कि इल प्रत्यय होगा। पंकिल में इल प्रत्यय। अगला प्रश्न, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो लघुत्व शब्द में जो प्रत्यय है वो है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय है लघुत्व में। लघुत्व में प्रत्यय कौन सा है? त्व प्रत्यय। अगला प्रश्न, मुसीबत में कौन सा लिंग है? तो मुसीबत में जो है, मुसीबत कौन सा लिंग है? तो मुसीबत में लिंग है पुल्लिंग। मुसीबत आ गया, उस पर मुसीबत आ गया है। ठीक। तो इसमें पुल्लिंग है। ये मुसीबत शब्द जो है पुल्लिंग है। अब है समाज का लिंग निर्णय करें। आंसर दे दोस्तों कि समाज कौन सा लिंग है? तो समाज जो है पुल्लिंग है। समाज पुल्लिंग है। अगला प्रश्न,
काजल कौन सा लिंग है? काजल शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो काजल जो लिंग है वो है पुल्लिंग। काजल भी पुल्लिंग ही है, काजल लगाया जाता है, काजल लगाया गया। अगला प्रश्न, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह, सुबह शब्द जो है जैसे सुबह हो गई, सुबह हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुबह शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, बाल शब्द कौन सा लिंग है? तो बाल शब्द जो है वो हो जाएगा पुल्लिंग। वहीं यदि बाला बोला जाए, बाल है तो हो जाए पुल्लिंग, यहीं अगर बाला बोला जाए तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द भी स्त्रीलिंग ही है, यात्रा की जाती है, यात्रा की गई। अगला प्रश्न, चमक शब्द है, चमक शब्द क्या है? तो चमक शब्द जो है स्त्रीलिंग है, चमक स्त्रीलिंग शब्द है, चमक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, जो मन को हर ले का एक शब्द क्या होगा? यानी कि कुछ अनेक शब्द के बदले एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो मन को हर ले का एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा मनोहर। जो मन को हर ले, मनोहर। मन के अनुकूल, मनोनुकूल। ठीक। अगला प्रश्न, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो का को एक शब्द में कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो हो जाएगा दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली है वो हो जाएगा दीक्षित। अगला प्रश्न, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। अनेक शब्द का एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? समीदार कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है, आज्ञाकारी, बुद्धिमान। तो ये कहलाता है कुशाग्र। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। अगला प्रश्न, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर, तो जीवन भर का एक शब्द हो जाएगा आजीवन। जीवन भर का एक शब्द क्या हो जाएगा? आजीवन। जीवन भर का एक शब्द आजीवन। ये अच्छा प्रश्न है। जीवन भर का एक शब्द क्या हो जाएगा? आजीवन। अब है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ, गिरा हुआ पतित। जो गिरा हुआ है वो पतित हो जाएगा। अब है आँखों के सामने के लिए एक शब्द। आँखों के सामने, तो एक सॉन्ग भी है, नज़र के सामने जिगर के पास। तो उसी तरह से है आँखों के सामने। तो आँखों के सामने होगा प्रत्यक्ष। आँखों के सामने क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। आँखों के सामने प्रत्यक्ष। और आँखों के ओझल वो हो जाएगा परोक्ष। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से ओझल परोक्ष, या फिर जो आँखों के सामने ना हो। अब है जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिज्ञासु। ठीक। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा कहलाता है जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द होगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतेवासी। ये बहुत ही कठिन प्रश्न है दोस्तों, इसे हल्के में ना लें, ये बहुत ही गलती करवाने वाला प्रश्न है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। इसे बहुत लोग अप्रवासी भी मार सकते थे आंसर, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान रखना है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतेवासी हो जाएगा, अंतेवासी। अगला प्रश्न, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो वो क्या हो जाएगा? प्रतिमान, मानदेय, मानक, मापदंड। ये हो जाएगा मापदंड। जो मापने में समर्थ हो वो मापदंड कहलाता है। वन में चरने वाला वनचर। वन में चरने वाला कौन हो जाएगा? वनचर। अगला प्रश्न, स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्वीकार करने योग्य स्वीकार्य। यहाँ स्वीकृत ना मार देना दोस्तों, स्वीकृत गलत हो जाएगा, यहाँ होगा स्वीकार्य। ये भी फंसाने वाला प्रश्न है। स्वीकार करने योग्य स्वीकार्य, स्वीकार करने योग्य स्वीकार्य। अगला प्रश्न, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान जो है वो है ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म, ये सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने तुरंत पूरे डिटेल्स में बताया था आप लोगों को
कि सभी वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धा यानी कि मुंह। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मूर्धा। च वर्ग का तालु। अगला प्रश्न, प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला प्रश्न, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। यहाँ देखिए संज्ञा से भी दोस्तों प्रश्न लिया गया है। तो संज्ञा जो है कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। तो सभा जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा से तात्पर्य है जिससे किसी सभा या झुंड का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें हो जाएगा बुढ़ापा, जिससे भाव का बोध हो बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन संज्ञा है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कलम शब्द कौन संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कलम जो है इसमें देखिए सभी कलम, पेंसिल, इन सब का बोध हो जाता है। कलम के संपूर्ण जितना भी कलम का वैरायटी होता है उस सब का बोध हो जाता है। तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जिसे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा जातिवाचक। कलम शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसका जो आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पे कारक के प्रश्न को भी लिया गया है दोस्तों। कारक उसे कहते हैं क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये सभी जो है कारक के भेद हैं। ठीक, और इनका चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, जिससे पुकारने या चिल्लाने का बोध हो वो होता है संबोधन। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। कारक के भेद कितने हैं 8। और लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। इसका आंसर दीजिए। यह है कर्म कारक का। यहाँ पे को, चोर को, यहाँ पे को प्रदर्शित किया गया इसीलिए कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि को जो है कर्म कारक का कारक चिन्ह है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ, जिससे जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे दोस्तों रखेंगे हम अपादान कारक के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा घर से लौटा हुआ, यानी कि घर से अलग हो रहा है लड़का, तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न, छत से उतरी हुई लता, इसमें भी अलगाव का बोध हो रहा है, तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक हो जाएगा इसमें भी। जिसमें दान किया जाए के लिए, जिसके लिए काम किया जाए या फिर दान पुण्य का बोध हो उसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। जिससे संबंध का बोध हो जैसे जो सो, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। नहीं, का के की ना ने री, का के की ना ने री, इसमें हो जाएगा संबंध कारक। ठीक, अब है कर्म कारक, जिसमें कर्म को का बोध हो, कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह कर्म को। अब है को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। अभी मैंने तुरंत बताया है, यह है संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को के लिए। कर्ता का ने, अधिकरण का में पर, करण का से, यानी कि साधन। अगला प्रश्न, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर दीजिए। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है कर्म कारक का। यहाँ किसको मारा है बाघ को मारा है। यहाँ पे को का भाव हो रहा है, यानी कि किसको मारा है बाघ को मारा है, तो कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है। अक्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है, ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अक्षत्रज्ञ
संयुक्त व्यंजन, इसे संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्णमाला। हम लोग सीधे सीधे परिभाषा याद कर चुके हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? प फ ब भ, ओष्ठ हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क ख ग घ अंग, ये हो जाएगा कंठ। अब है अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला प्रश्न, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर दीजिए, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान है दंत। त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिए आप लोग कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो स्वर के प्रकार हैं, स्वर के प्रकार जो हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब है आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? इसमें क्या जैसे प्रश्न किया जा रहा है, जिससे प्रश्न का बोध हो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न, नहीं दोस्तों, सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न, मैं आप चला जाऊंगा। यहाँ पे आप स्वयं का बोध हो रहा है, यानी कि निज। जहाँ पे अपने आप का बोध हो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला प्रश्न, यह कविता मैंने खुद लिखी है, जिससे अपने आप का बोध हो रहा है। यहाँ पर भी अपने आप का बोध हो रहा है, ये कविता मैंने खुद लिखी है, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा है? तो सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है, अभी मैंने सर्वनाम के 6 भेद को बताया था। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वनाम है, तो इसमें जो है सर्वनाम कौन सा है? तो जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जा रहा है वो हो जाएगा सर्वनाम, जैसे कि वह, यह, वह, मैं, आप, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद जो है नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें जो है महापुरुष, महान पुरुष नहीं है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद महान पुरुष नहीं है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जिससे माप या तौल का बोध हो वो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें तेल, तेल को मापा तोला जाता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? इसमें संज्ञा के भेद के बारे में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सभी हो गया सर्वनाम के भेद, लेकिन व्यक्तिवाचक ये हो जाएगा हमारा संज्ञा का भेद। आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें गय, संपूर्ण गय का बोध हो रहा है, नदी, सभी नदियों का बोध हो रहा है, शहर, सभी शहर इसमें आ जाता है, लेकिन विवेकानंद, इससे जो है जाति का बोध नहीं हो रहा है। विवेकानंद हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो जिससे भाव आदि का बोध हो। दूध, सभा, ताजमहल ये सभी नहीं होगा भाववाचक संज्ञा, लेकिन गरीबी, ये गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है जिससे किसी खास का बोध हो? यहाँ पे गंगा नदी का नाम होता तो नदी हो जाता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से गंगा का वर्णन किया गया तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो वो हो जाएगा मित्रता। मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता। अगला प्रश्न, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के भेद जो हैं 4 हैं। विशेषण के भेद 4 हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक, विशेषण के भेद जो हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ये सभी विशेषण के भेद हैं। अगला प्रश्न, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द जो बताता है वो विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। अभी मैंने तुरंत विशेषण का भेद बताया था, जिसमें कि गुणवाचक भी था, संख्यावाचक भी था, परिमाणवाचक भी था और सार्वनामिक नाम का था। सार्वनामिक, लेकिन प्रविशेषण ये जो है विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा इस तरह से 100 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह समाप्त हुआ। कैसा लगा ये क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस प्रश्न को इंटर के सभी छात्र एवं छात्राओं तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने नंबर को बेहतरीन कर सके और इंटर के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकें। तो ये हमारा टॉप 100 प्रश्न का मैराथन था, ये तीसरा क्लास था। देखिए दोस्तों, आप लोगों की रिस्पांस पे निर्भर करता है कि जितना अच्छा आप लोग क्लास से जुड़ेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, उतना जल्द ही मैं फिर अगले क्लास की तैयारी करके भी आप लोगों के सामने लाऊंगा एक प्रैक्टिस सेट के रूप में, और आप लोग उस सीरीज़ से जुड़ करके अपना नंबर बेहतर करें। अपनी क्लास की सबसे खास बात होती है दोस्तों, कम से कम समय में समय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाया जाता है।